साइंस का सेट वन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन से सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। सारी काम की बातें होंगी और जहाँ भी जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी को बेस रखा जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ योर इमेज अपेयर्स टू बी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और जहां भी इरेक्ट आएगा उधर आएगा वर्चुअल, यानी कि आभासी। तो सीधी इमेज हमेशा आभासी बनती है। अब सीधी इमेज हमेशा आभासी बनती है, तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और मिरर आपकी सीधी इमेज बनाता है तो वो कौन सा मिरर हो सकता है? तो देखो, प्लेन मिरर की हम बात करते हैं। प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है? प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाता है और सीधी के साथ हमेशा आभासी इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है वो होता है +1। क्यों होता है? क्योंकि ये सेम साइज की इमेज बनाता है। और जो इसकी पावर होती है, पावर होती है 0। क्यों? क्योंकि ये जो न लाइट को फैला सकता है, फैलाना इसके बस की बात नहीं है, ना ही सिकोड़ सकता है। तो लाइट को ना सिकोड़ सकता है ना फैला सकता है, इसलिए इसकी पावर होती है 0। अब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज को पूरा देखने के लिए प्लेन मिरर की जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की आधी। यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और ये प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर में क्या करना चाह रहा है? अपनी फुल इमेज देखना चाह रहा है। तो फुल इमेज के लिए ये जो प्लेन मिरर है इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होनी चाहिए? ये जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है इसकी आधी होनी चाहिए। मान लो ये 2 मीटर का है, तो प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर की आधी, यानी कि 1 मीटर। और प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ देखते हैं? एक होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में देखा जाता है, और दूसरा है कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? कुछ इस टाइप का यंत्र होता है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पे एक मान लो पेड़ है। अब क्या किया जाता है? यहाँ पे इस एंड पे एक प्लेन मिरर लगाया जाता है, इस एंड पे एक प्लेन मिरर लगाया जाता है। तो देखो, पेड़ का रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन नीचे वाले मिरर में जाएगा, और यहाँ से इंसान को ये वृक्ष दिखेगा। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है सबमरीन में, पनडुब्बियों में। कोई वॉर है, युद्ध में इसका यूज करते हैं सैनिक, दुश्मन का पता लगाने के लिए। ठीक है, पेरिस्कोप हालांकि बहुत पुराना यंत्र हो चुका है अभी। देखो, दूसरा है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? बच्चों के खेलने की चीज होती है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे 3 प्लेन मिरर लगाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं वो, तो इनसे एक आकृति बनाई जाती है, तो यहाँ पे आपको रंग बिरंगी दिखता है। तो कैलिडोस्कोप में प्लेन मिरर का यूज होता है। और जो प्लेन मिरर है इसमें क्या होता है? हमारा राइट, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका लेफ्ट होता है, और हमारा लेफ्ट प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका राइट होता है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये हो गई प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बातें। तो अब बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव यानी कि अवतल, अवतल दर्पण की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, साइड में जाते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर क्या करता है? अगर मैं
इसमें इमेज की बात करूं तो सिर्फ एक केस को छोड़ के सभी में ये रियल बनाता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो एक केस को छोड़ के ये सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वो कौन सा केस होता है? वो केस होता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो ये इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है एंड वर्चुअल। इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आएगा, तो ये सीधी इमेज बनाता है और आभासी इमेज बनाता है। ये एक केस होता है। कौन सा केस है? जब वस्तु को फोकस और पोल पे रखा जाता है, पोल के बीच में रखा जाता है। तो कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगला ऑप्शन है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? ये हमेशा इरेक्ट, ये भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल बनाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या तो वो प्लेन मिरर हो सकता है या कॉनकेव, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारियां। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो, the rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current। अगर कोई एक सीधा कंडक्टर है, कोई एक सीधा चालक है, उस पर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? ये रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। इसका सही आंसर है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? मान लो ये एक सीधा तार है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो हम अंगूठे को ऊपर की साइड रखेंगे और जैसे मुट्ठी बंद करते हैं वैसे मुट्ठी को बंद करेंगे। तो जिस भी डायरेक्शन में उंगलियां घूमी तो वही डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो ये था राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है और इसकी छोटी यूनिट होती है गॉस। ठीक, तो एक गॉस इसके इक्वल होता है टेस्ला में, 10⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। छोटी यूनिट है ना ये, तो एक गॉस बराबर 10⁻4 टेस्ला। ठीक, अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को बताया था लॉरेंज ने, इसको लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। अब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लो। यहां से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालेंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अगर Q इधर गुणा में है, इधर ले जाऊंगा तो भाग में चले जाएगा। ये क्या हो जाएगा? Q मतलब चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और V है, V यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी भी बट्टे में आएगी। ये मीटर पर सेकंड होता है, मीटर बस सेकंड ऊपर चले जाएगा। तो ये न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। ये क्या है? यही टेस्ला है। तो टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की। टेस्ला क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो करंट द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
ये किसने बताया था? ये बताया था ओस्टेड ने। ओस्टेड ने बताया था। कब बताया था? 1820 में। इनने क्या किया था कि जो एक करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर है उस पे ये कंपास नीडल को ले गए थे। तो कंपास नीडल में क्या था? डिफ्लेक्शन देखा था इनने। अब डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब कुछ फोर्स काम कर रहा हो, तो इन्होंने बताया था ये। तो देखो हम दूसरे, अब ये रूल क्या बताता है? ये रूल बताता है, कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की जो थंब है, जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है, उसको अगर 90 डिग्री पे रखो, कुछ इस टाइप का, देखो ये मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, कुछ इस टाइप से रखते हैं। ये 2 उंगलियां हो गई, तो यहाँ से ये हाथ मान लो ये है, ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है, ये क्या बताता है? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये बताता है कि कोई कंडक्टर है, उस पर करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये लेफ्ट हैंड है, तो यहां से हम एक चीज याद करेंगे, एफ एम सी। जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो इंडेक्स फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और जो यहाँ पे मिडिल फिंगर है ये बताएगा सी फॉर करंट। करंट की डायरेक्शन में रखेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको रखेंगे, तो थंब हमारा उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है इसका। तो जो ये फोर्स होता है ये कॉइल घुमाता है। कहाँ चले गया? कॉइल घुमाता है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जो कि है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। RIGST, राइट हैंड रूल। इस पे भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड, जो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ही बताएगी, कुछ इस टाइप से। ये थंब मान लो और ये मान लो मिडिल फिंगर, इस टाइप से कुछ। अगर ये हाथ है तो ये हो गया थंब। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है, जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और थंब जो है, थंब बताएगा इसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, और जो इसका मिडिल फिंगर होगा ये बताएगा करंट को, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। तो देखो यहाँ जो मिडिल फिंगर था लेफ्ट हैंड रूल में वो भी करंट को बता रहा था, राइट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर है वो भी करंट को बता रहा है, लेकिन ये इंड्यूस्ड करंट है। लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारा इंडेक्स फिंगर था वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड को ही बताएगा। तो एक ये ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है? जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, जैसे जनरेटर में होता है ना, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा जानने के लिए, उसकी दिशा को जानने के लिए राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो
अगला क्वेश्चन है, अब मोटरसाइकिल है कोई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है 7 मीटर पर सेकंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकंड। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी दी गई हैं और टाइम दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो होगी एवरेज। एवरेज क्या होगा, दोनों वेलोसिटियों को जोड़ दो, वेलोसिटीज को जोड़ दो और 3 से भाग नहीं 2 से भाग करो, एवरेज है ना, गुणा टाइम। टाइम कितना है 3, तो 7 5 12 बट्टे 2 6 6 18 18 मीटर इसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखो, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, पावर कितनी चाहिए होगी, कोई लिफ्ट है 50 kg की, वर्टिकल डिस्टेंस ऊर्ध्वाधर ले जाना है 8 मीटर 10 सेकंड के अंदर, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो। तो यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। कार्य करने की समय दर को पावर कहते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या होगा, अगर मैं किसी चीज को यहां से, ये है सतह से h मीटर ऊपर ले जाता हूं, तो यहाँ पे जो इसकी जो भी यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वो होगा mgh। कैसे आया ये, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कितना हुआ है, h हाइट पे h ही हुआ है, और फोर्स वेट काम करेगा ना, फोर्स mg। तो यहाँ पे क्या हो गया, mgh अपॉन t। m कितना है 50 किलो, g कितना है 10 लेना है, h कितना है 8 मीटर है, टाइम कितना है 10 सेकंड है। 10 से 10 गया 8 पंजे 40, एक जीरो बढ़ा दो तो 400 वाट। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं ये गलत है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अलग है, जो न्यूटन का ग्रेविटी का नियम है वो अलग है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ये सही है। और मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, यस। मास को किलोग्राम में नापते हैं, वेट एक फोर्स ही होता है, इसको न्यूटन में नापते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑलवेज एट्रैक्टिव। नेचर में क्या होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे जो G है इसकी वैल्यू इंपोर्टेंट है, 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11। और यूनिट क्या होती है जी की, ये भी इंपोर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है आप निकाल सकते हो। देखो, अगर जी को मैं एक साइड रखूं तो इधर क्या आ जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब देख लो, F फोर्स की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर डिस्टेंस, मीटर में मापेंगे मीटर स्क्वायर। और ये भी पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, ये पहले ऑब्जेक्ट का मास है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो किलोग्राम 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 स्क्वायर, तो यहां से इसकी यूनिट हो गई। और दूसरा तो ये तो फॉलो नहीं करता है, अलग अलग चीजें। तीसरा एग्जाम्पल है, देखो तीसरा एग्जाम्पल है, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा। तो पहले तो देखते हैं, जैसे देखो जी और डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, डेप्थ जैसे जैसे कम होती है जी का मान भी कम होता है। पृथ्वी की सरफेस से
ये मान लो पृथ्वी की सरफेस है, ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब देखो डी डेप्थ पे जी का मान कितना होता है, पुराना वाला जी जो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर, वो 1 माइनस डी अपॉन आर, ये होता है रिलेशन। अब देखो अगर मैं वस्तु को सेंटर की ओर ले जाता हूं और सेंटर में ही रख देता हूं, तो ये जो डेप्थ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। तो डेप्थ आर के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक में से एक गया 0, तो जी डी डेप्थ पे 0 हो जाएगा। और डी डेप्थ कितनी है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां पे क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 0। और दूसरा होता है हाइट, सरफेस से अगर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो जी का मान एच हाइट पे, जी एच हाइट पे, यहाँ पे जी का मान कितना होगा, जी छोटा जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होता है। देखो आर तो सेम है, एच को जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये वैल्यू कम आती रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी कम होते रहेगा हाइट के साथ भी, हाइट बढ़ेगी तब भी जी कम हो रहा है, और डेप्थ के साथ भी क्या होगा, जी का मान कम होगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज, क्या है, फ्लोट कब करेगी, जब बॉइंट फोर्स होगा, जो उत्प्लावन बल होगा। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है इसको पानी में डुबाया जाता है तो ये एक फोर्स का अनुभव करता है और इसे ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, इसी को बॉइंट फोर्स कहते हैं। अब ये तैरेगा कब, अगर वेट इसका ज्यादा होता तो ये डूब जाता, बॉइंट फोर्स इसको तैरा रहा है, तो क्या होगा, अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट। बॉइंट फोर्स ज्यादा है ना, वो ऊपर ही रखना चाह रहा है ऑब्जेक्ट को, तो वो तैरेगा। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड बॉइंट फोर्स। यहां से फिर एक आर्किमिडीज का सिद्धांत आया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी में डुबाया जाता है तो वो अपने जो भी उसका भार होगा उसके बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है। तो ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आया, बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट। जब ऊपर की ओर फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा तो बॉडी तैरेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फेयर, कोई एक गोला है धातु का, वो उसका मास है 1 किलो, वॉल्यूम क्या है 2 गुणा 10 की घात ऋण 4, इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, द बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द स्फेयर इज। अब देखो ऊपर की ओर फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा mg, है ना, ऊपर की ओर फोर्स क्या लगेगा mg। m क्या है, द्रव्यमान है। एक तुमने रिलेशन पढ़ा होगा यहाँ पे, घनत्व, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। यहां से मास निकालना है, मास बराबर क्या हो जाएगा, रो वी, मास की जगह हम लिख देंगे रो वी, और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको देखो इसमें रखते हैं हम, रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, वॉल्यूम कितना है किसका, मेटेलिक स्फेयर का, 2 गुणा 10 की घात ऋण 4, गुणा जी का मान दे रखा है 10। तो देखो 3 जीरो यहाँ है, ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 1 है, दोनों गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, ये 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 से 10 की घात ऋण 4 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, अ लाइट बल्ब रेटेड 60 वॉट और 220 वोल्ट, एक कोई बल्ब है उसमें रेट है, जो पावर है इसकी 60 वॉट है और जो
पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड, द पावर डिसिपेटेड इन दिस लाइट बल्ब इज। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है। अब यहाँ पे दो पावर दी गई है, मतलब दूसरी पावर निकालनी है ना, तो यहाँ पे पहले इसको मैं लिखता हूँ P1 V1 P2 बराबर V2 I। आई को भी कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम ही होगा ना, तो V1 V बराबर आई आर से देखो, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं P1 बराबर क्या हो जाएगा V1 इंटू आई, आई की जगह हम रखेंगे आई की जगह रखते हैं V1 अपॉन आर, और P2 ये भी आ जाएगा V2 इंटू V2 अपॉन आर। अब मैं इसका अगर क्या करूं, अनुपात लूं, रेशियो लेता हूं, तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा कि जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, तो P1 बट्टा P2 बराबर क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। V1 क्या है, ये 220 का स्क्वायर, 220 गुणा 220, और P1 V2 क्या है, V2 110, 110 गुणा 110, तो यहाँ पे P1 भी दिया है हमें 60 ही, और निकालना हमने P2 है, P1 बट्टा P2, तो ये हो जाएगा देखो 0 0 0 0, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 दूना 4। अब P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 बराबर 60 बट्टे 4 यानी कि 15 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी या साधारण, उसमें कौन सा यूज होता है, लेंस, ठीक है। मिरर तो यूज होता नहीं है, तो मिरर वाले कैंसिल कर दो। देखो बचपन में आपने इस टाइप का एक लेंस देखा होगा जिसका हम यूज क्या करते थे, यहाँ पे कोई कागज रखते थे और ये है सूर्य, सूर्य की किरणों को क्या करता था, ये यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए, वो रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है वो सारे, तो एक बिंदु पे अगर केंद्रित कर देता है से सारी एनर्जी को, तो वो जलने लग जाता है। तो इसने क्या किया, ये कौन सा होता है, अगर आपने इस लेंस को देखा हो तो ये उभरा हुआ होता है, तो अगर ये उभरा हुआ है तो ये होगा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस क्या कर रहा है, यहां से जो भी लाइट रेज आ रही हैं इन सबको एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दे रहा है, तो यानी कि कन्वर्ज कर दे रहा है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस तो आंसर नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस उत्तल लेंस ये होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थ अर्थ द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सा होता है, वो वेट ही तो होता है, वेट mg। ये अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है ना, अपने सेंटर की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तो देखो मास डेंसिटी ये तो हो गया कैंसिल, तो ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के हैं क्वेश्चन, इकोलॉजी के। देखो यहाँ पे विच वन अमोंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया, 3 स्टेट्स पे एक ही है यहाँ पे नीलगिरी, इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। कहाँ कहाँ फैला है ये, तमिलनाडु में है, केरला में है और कर्नाटका में है। तो देखो हम पहले बात करते हैं दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी लोकेशन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल,
अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालयाज की गोद में, ईस्ट साइड में है ना ये। अब जो दिहांग दिबांग में बायोस्फीयर रिजर्व में, इसी के अंदर है मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब देखो हम कुछ बात करते हैं, एक होता है, आपने सुना होगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को का है, ये लॉन्च किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 1971 में। किसने लॉन्च किया था? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक। लॉन्च क्यों हुआ था ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? क्यों लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था जो लोगों के बीच में पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, जो भी उनका एनवायरनमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी अगर मैं इंडिया में बात करूं, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है टोटल 18, और 12 इसमें क्या है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। तो 12 यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है और पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कोर, जो सबसे इनर पार्ट होगा, उसके बाद आता है बफर जोन, उससे बाहर, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है ट्रांजिशन पार्ट। तो इसका जो कोर जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी। कोर जोन में कोई नेशनल पार्क हो सकता है, जैसे यहाँ पे था ना दिहांग दिबांग में क्या था, मॉलिंग नेशनल पार्क। तो कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगे। इससे बाहर आएंगे तो बफर जोन मिलता है हमें। बफर जोन में क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे टूरिज्म है हल्का फुल्का, मछली पकड़ सकते हो आप और चरा सकते हो इसको, जानवरों को। बफर जोन में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, जैसे यहाँ थी ना दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसमें, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। और तीसरा जोन होता है इसका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में बहुत सारी चीजें लागू होती हैं, जैसे फसल उगा सकते हो यहाँ पे तुम कोई कारखाना बना सकते हो, कोई फैक्ट्री बना सकते हो, सड़कें बना सकते हो, यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछा सकते हो, रहते भी हैं यहाँ पे लोग, पर्यटन है पूरा। तो ट्रांजिशन जोन में बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हो। कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज ना के बराबर ही होती है। बफर जोन में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, लिमिटेड यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। तो ये था थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीलगिरी तो कर लिया, नहीं नीलगिरी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसका जो आंसर था क्वेश्चन का वो तो यहाँ पे नीलगिरी ही है। क्यों है? क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो नीलगिरी से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं हम। नीलगिरीज इंडिया के साउथ में है ये, कर्नाटका यहाँ पे हो गया, तमिलनाडु और केरल इसके ये बॉर्डर्स पे है। ये लोकेशन होगी इसकी। देखो अभी हाल ही में यहाँ पे एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि यहाँ पे गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है।
गिद्धों की संख्या में वृद्धि है, तो क्वेश्चन बन सकता है ये भी। और नीलगिरी क्या है? नीलगिरी भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में बना था ये। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में है। इसकी लोकेशन तो ठीक ही हो गया। लोकेशन क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ठीक। अब यहाँ पे देखो, नीलगिरीज में इसके जो कोर जोन है, इस पे बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं। वो नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में है? क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व हैं, तो उनको देखते हैं। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये है केरला में। मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये है तमिलनाडु में। यहाँ पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका में है। यहाँ पे है नागरहोल, ये भी कर्नाटका में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी है केरला में। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये है तमिलनाडु में। तो ये थोड़ा सा देखो, इनका रिवीजन भी हो गया। अगर आप लोग को पता है, नहीं पता है तो नोट कर लेना इसको। ये था, इससे रिलेटेड बातें कर ली। अब देखो, अब बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है नौकरेक। सी ऑप्शन है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है? नौकरेक, इसके जो कोर जोन है उसमें नौकरेक नेशनल पार्क है। नौकरेक नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है मेघालय में है। 2009 में ये नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो था, 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बना। ठीक। तो नौकरेक में जो कोर जोन है उसमें नौकरेक नेशनल पार्क है। अब देखो, शेषाचलम, ये ऑप्शन डी है, जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में है ये 17वां, टोटल 18 थे ना, ये है 17वां बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 में बना। और 18वां कौन सा है? 18वां है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये था इससे रिलेटेड। अब देखो, कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क की बात आई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात आई है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखो, जो नेशनल पार्क है ना, वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कुछ इस टाइप का है इसका फुल फॉर्म। IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में आता है। IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज है नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना है, IUCN का स्टेटस क्या है, कैटेगरी नंबर 2 में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी IUCN की कैटेगरी 4 में रखा गया है। ये ध्यान रखना, IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और IUCN की कैटेगरी, दो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं नेशनल पार्क। अब देखो नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क अभी मई 2025 तक नेशनल पार्क हैं 107। अब नेशनल पार्क का जो एरिया है वो इंडिया के जोग्राफिकल एरिया के 1.35% में है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी के नेशनल पार्क हैं वो इंडिया के जोग्राफिकल एरिया के 1.35% में है। अब टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ल्ड का लगभग ये आता है 2.2%। ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब देखो नेशनल पार्क से रिलेटेड एक दो और बातें कर लेते हैं। देखो नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क कौन सा था? फर्स्ट NP, जिम कॉर्बेट, 1936 में बनाए। उस टाइम इसको हैली बोला जाता था, उत्तराखंड में है ये, ठीक। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क यह है हेमिस। कहाँ है ये? लद्दाख में। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यह है साउथ बटन नेशनल पार्क। यह है अंडमान एंड निकोबार में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र FLOAT, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये है मणिपुर में। लोकटक नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। तो ये था यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक। तो देखो अब कुछ और बातें करें। क्या बात करें? तो कल वाली वीडियो में बात करी थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। वहाँ पे मैंने रामसर साइट के बारे में बताया था। तो अगर कल वीडियोस देखी हो, उससे कुछ ध्यान आ रहा हो, तो कितनी रामसर साइट है इंडिया में? रामसर साइट है 89। चलो कल का रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। 89 है। और तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा 20। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका लेक। यह हिमाचल प्रदेश में है। अभी टोटल 89 है, तो कल क्या बताया था? 86वां, 87वां, 88वां और 89वां। कौन सी रामसर साइट थी? 86वीं क्या थी? सक्कर कोट्टाई। 87 कौन सी थी? थारटेंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 88वीं कौन सी थी? खेचियो पलरी वेटलैंड। खेचियो पलरी वेटलैंड, ये ध्यान रखना, खेचियो पलरी वेटलैंड, ये है सिक्किम में। और उधवा लेक थी झारखंड में। ये कल का रिवीजन है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे एक और है नेशनल पार्क, मैक्सिमम किस में है? मैक्सिमम है MP में, मध्य प्रदेश में है 11। कौन कौन से हैं वो देखें। चलो ये नोट कर लेना, MP में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। टोटल 11 हैं 107 में से। कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, जो 12वां पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व था उसके अंदर। पन्ना नेशनल पार्क हो गया। वन विहार, संजय
नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, रानी दुर्गावती नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क जीवाश्म, फॉसिल नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, ओरछा नेशनल पार्क। हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी सारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो देखो बाकी सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 12वां, सलल पावर प्रोजेक्ट। सलल पावर प्रोजेक्ट ये है चेनाब रिवर पे, चेनाब नदी है उस पे है सलल पावर प्रोजेक्ट। चेनाब पे और कौन कौन से हैं? एक है बगलिहार, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक है दुलहस्ती, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक है कीरू, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक है पकलडुल, पकलडुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये थे। एक और है रेटल, रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये हो गया चेनाब का, हो गया। झेलम का देख लेते हैं कुछ। देखो झेलम, झेलम में है उरी, उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे नुब्रा और शोक के बारे में देखते हैं। देखो जो नुब्रा रिवर है ये शोक की सहायक है, SHYOK, शोक की सहायक है नुब्रा। और शोक किसकी सहायक है? ये है सिंधु, इंडस, इंडस की सहायक नदी है शोक, शोक की सहायक है नुब्रा। ये दोनों सियाचिन से निकलती हैं, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं। और इंडस की और कौन कौन सी है सहायक नदियां? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये है। अब जो श्योक रिवर है ये क्या है? ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न है इसका, रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं इसको लोकल में। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न, मतलब इसका फ्लो बहुत तेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं अब। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाए यार। देखो क्योटो प्रोटोकॉल फिर से आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जी, क्योटो, क्योटो जी, जी फॉर ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। और क्योटो प्रोटोकॉल में किस बारे में बात की गई थी? ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना है, इमिशन को कम करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। एक और चीज बताई थी, देखो पहले तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर देते हैं, कौन कौन सी होती हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC, HFC, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेस। और वाटर वेपर भी होता है, इनसे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो तापमान है उनमें वृद्धि होती है। तो इनको क्या करना है? इनका कम करना है, इमिशन कम करना है इसका। तो उसी बारे में बात की गई थी क्योटो जी प्रोटोकॉल में, जी फॉर ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रख लेना। दूसरा कल हमने एक और बात करी थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना था, मतलब हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है। इसमें बात की गई थी ओजोन, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ओजोन लेयर की जो
मोटाई है वो कम हो रही है। वैसे ओजोन लेयर को जो इसकी मोटाई होती है वो किस में नापते हैं? डॉप्सन। इसकी जो यूनिट है वो होती है डॉप्सन, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता किससे? जैसे आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये हानिकारक है इसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? कल भी बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। देखो एक डेट थी 16 सितंबर 1987 में हुआ था, और ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बात करी गई थी। तो 16 सितंबर को ओजोन डे भी बनाया जाता है। तो ओजोन डे ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को स्पेगमोमैनोमीटर से मापा जाता है। देखो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg बट्टे 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल इंसान का होता है, इतना होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अब 180 mm ऑफ Hg, सॉरी 180 mm ऑफ Hg, ये क्या है? ये प्रेशर है जो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में प्रेशर होता है। ये प्रेशर ऑफ ब्लड किसके ऊपर डाला जाता है? ये डाला जाता है आर्टरी, जो रक्त वाहिनिकाएं होती हैं उन पे जो प्रेशर है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में 120 होना चाहिए। और ये जो 80 mm है ये है रिलैक्सेशन फेज में। रिलैक्सेशन फेज में ये है, रिलैक्सेशन फेज में प्रेशर है। ये रिलैक्सेशन फेज में प्रेशर है जो ब्लड द्वारा आर्टरी पे डाला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आर्टरी की बात करते हैं। ARTER आर्टरी यानी कि धमनी। धमनी क्या होती है? धमनी O2 वाला ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। O2 वाला कहाँ से ले जाती है? फ्रॉम द हार्ट, हृदय से। कहाँ ले जाती है? टू अदर ऑर्गन्स। लेकिन आर्टरी का एक मतलब एक अपवाद है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है वैसे तो, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, पल्मोनरी आर्टरी। ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, O2 वाला ब्लड नहीं होता है, O2 वाला ब्लड नहीं होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। हम दूसरा यहाँ पे बात करते हैं धमनी सिरा की बात कर लेते हैं, वेन्स की। वेन्स क्या करती है? ये कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, मतलब अदर ऑर्गन है उससे कलेक्ट करेगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कलेक्ट करके कहाँ लाएगी? हार्ट में। और इसमें देखो वेन्स में वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक केस है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन में क्या होता है? O2 वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड O2 वाला ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या करती है? O2 वाला ब्लड लाती है कहाँ से? लंग्स से, फेफड़ों से। ये हो गया। चलो कुछ देखा, सुना, समझा, जाना, आता है तो रिवाइज किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 15वां, मायोपिया। इसमें आपने ये सुन के आपको कुछ दोष याद आ रहे होंगे आँख से रिलेटेड। देखो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? हाइपर मेट्रोपिया।
बड़ा यानी कि दूर तक गया है, एच से शुरू हुआ है, ए तक गया है, तो ये दूर दृष्टि दोष है। ये छोटा है, निकट में ही खत्म हो गया एम से ए में, तो ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष। नियर साइटनेस, ये है फार साइटनेस। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट का, नियर का, निकट का दिखाई देता है लेकिन दोष यानी कि दूर का नहीं दिखाई देता है, फार का नहीं दिखाई देता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर का दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता है। अब इनके लिए उपाय क्या है, रेमेडी क्या है? अगर कोई निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको दिया जाता है, मतलब उसकी आंखों में लगाया जाता है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे देखो एक कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट जैसे ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, कैटरैक्ट क्या है? ओल्ड एज पीपल, लोगों में देखने को मिलता है, बूढ़े लोगों में आंख दूधिया हो जाती है। आंख क्या होती है? मिल्की हो जाती है, दूधिया। और पार्शियल या पूरी तरीके से लॉस हो जाता है विजन का इसमें। और प्रेसबायोपिया क्या होता है? ओल्ड एज, ये भी ओल्ड एज पीपल में देखी जाती है, बूढ़े व्यक्तियों में। इसमें दोनों दोष होते हैं, प्रेसबायोपिया में दोनों दोष होते हैं। तो इसमें बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। उसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में कॉनकेव अवतल लेंस लगाया जाता है दूर का देखने के लिए। और जो लोअर पार्ट है इसका, उस पे लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि नजदीक का देखना है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस वैसे दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए लगाया जाता है, कॉनकेव निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। और प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंस लगता है। ये थे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Why does the rough endoplasmic reticulum look rough under a microscope? Rough endoplasmic reticulum, RER, ये पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है RER, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? इसके सरफेस पे जो RER है, इसके सरफेस पे होते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और SER क्या करता है? ये होता है विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम्स। ये करता है लिपिड, लिपिड यानी कि वसा, लिपिड का संश्लेषण, लिपिड सिंथेसिस। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ये सेल के अंदर क्या करता है? ये पॉइजन, जो भी पॉइजन्स हैं जो सेल के लिए हानिकारक होते हैं, ड्रग्स हैं इन द सेल, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल में मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर करेंगे कभी इसको डिस्कस अच्छे से। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन की बात करूं तो पहले तो बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या करता है? देखो ऑक्सिन के कारण क्या होता है, जब प्लांट होता है कोई,
इस पे लाइट पड़ती है तो प्लांट क्या करता है, लाइट की ओर बेंड होता है। तो बेंड होता है मतलब उस दिशा में इसकी ग्रोथ होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा होता है जिब्रेलिन। ये स्टेम एंड फ्लावर, तने और फूल की ग्रोथ करने में, की वृद्धि करने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है, सेल डिवीजन करता है। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। और एक होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ये तो नाम ही सुन के ऐसा लग रहा है जैसे अपोज करेगा। ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कम करता है, रोकता है ग्रोथ को, ठीक है। और विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए, विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियां झड़ती हैं वो एब्सिसिक एसिड के कारण ही झड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सिन है, थायरोक्सिन नहीं है। अब थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड। और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर, गोइटर रोग हो जाएगा, घेंगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। देखो बताया था, नहीं बताया था, अभी बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में। 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg। अगर ये देखा जाए तो ये भिन्न टाइप की है। भिन्न में नीचे वाला पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर तो ये डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक है, ऊपर वाला होता है इसमें सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 mm ऑफ Hg। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस पॉलीफेरा से रिलेट करते हैं। पॉलीफेरा फाइलम में आते हैं। पॉलीफेरा पोर बियरर, जिनमें छिद्र होते हैं। तो पॉलीफेरा फाइलम से रिलेट करता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं इनको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए प्लेटीहेल्मिंथेस के, लीवर फ्लू, प्लेनेरिया। पॉलीफेरा के एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉलीफेरा पे देखते हैं, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, साइकोन पॉलीफेरा के एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिला और प्लेटीहेल्मिंथेस के लीवर फ्लू और प्लेनेरिया, प्लेटफॉर्म बोलते हैं इनको। एनिलिड, एनिलिडा के एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच, लीच यानी कि चौक। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नहीं ये नहीं होता है। ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, ये भी नहीं होता है। ये होता है, नहीं होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज के अणु और गैलेक्टोज के अणु मिलके लैक्टोज बनाते हैं। और सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मैंने तो याद किया था भाई जब याद करना था। सुक्रोज की GF, G फॉर ग्लूकोज, सुक्रोज की GF, F फॉर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो भाई कैसा लगा
जो भी सेशन है हमारा बताना पक्का, ठीक है। और लाइक कर देना, अच्छा लगे तो ही लाइक किया जाता है। सब्सक्राइब कर देना मन हो तो। लग रहा है कि कुछ मेहनत हो रही है तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।